अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। सबसे पहले तो आपको रमज़ान शरीफ मुबारक हो। आज पहली रमज़ान की रात है। तराबियाँ पढ़ेंगे सब। अपने लिए भी दुआ करें, पाकिस्तान के लिए दुआ करें, बीमारों के लिए सेहतमंदी की दुआ करें। अल्लाह पाक तमाम दोस्तों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। हमेशा की तरह हमारी दुआएँ आपके साथ हैं। बड़ी देर के बाद पाकिस्तान में रोज़ा रख रहे हैं और बड़ी देर के बाद तराबियाँ पढ़ेंगे। मुद्दत हो गई है इस बात को। मुझे याद नहीं है पाकिस्तान में लास्ट टाइम रोज़ा कब रखा था, बिल्कुल भी याद नहीं है। इतना याद है कि जब पाकिस्तान से गया था कोई 1996 में या 95 में, 96 में, तब रमज़ान का महीना था और रोज़ों में मैं मतलब फ़र्स्ट टाइम जो है वो फ़्लाइट लेकर बाहर गया था। तो अब ये रमज़ान का महीना यही है। पता नहीं दाना पानी कितना यहाँ पे लिखा हुआ है, कब तक यहाँ पर हैं। बट उम्मीद है कि ईद जो है वो अपने बच्चों के साथ करेंगे। ये दुआ भी है, आप भी कीजिएगा। बाकी दुनिया में चीज़ें चलती रहेंगी। खैर, चंद दिन पहले पता चला था कि 9 मई वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। अब सिलसिला शुरू हो चुका है। लाहौर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस दामाद अली अफजल साहिबी फैसलाबाद हमले में मुलव्वस थे और हमला भी वो कोई नॉर्मल नहीं था। वो एक अदारे के हेड ऑफिस पर या ऑफिस पर हमला था, जिसको उस वक्त भी नहीं बताया गया था। ज़ुबान आज भी नहीं साथ देती कि उस अदारे कौन सा अदारा था और उसमें कितना नुकसान हुआ था और उसमें जो शाही साहब हैं ये कितने इन्वॉल्व थे। लेकिन ये इतने इन्वॉल्व थे कि बस आप खुद समझ जाएं कि उसका ज़िक्र करते हुए जो है ज़ुबान साथ नहीं देती है और लफ्ज़ जो है वो बस कम पड़ जाते हैं। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। अफजल शाही ने आईएसआई के दफ्तर पर हमला किया था। अब चूँकि इसका ससुर चीफ जस्टिस था तो इसकी गिरफ्तारियों से बचता रहा और कानून की गिरफ्त से बचा रहा, ज़मानतें करा लेता था। हाँ, ये बात ठीक है। ज़ाहिर है जब ससुर जो है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट होगा तो फिर केस जितना भी बड़ा हो, मुलज़म जितना भी बड़ा हो, वो वहाँ से बच निकलेगा और वो बच निकला और उसने उस पूरे इग्नोर में वो कहीं पर गिरफ़्तार नहीं हुआ और ना ही उसको कोई गिरफ़्तार कर सका, क्योंकि ससुर जब करता धरता था तो फिर यही कुछ होगा जो होगा। और आपको पता है कुछ अर्सा पहले ससुर, सास, बीवी यही तो कोर्ट चलाती रही हैं यही तो अदालत चलाती रही हैं। वो राफिया, हाय राफिया क्या होगा कमबख्त मार्शला भी नहीं लगाते बट नहीं हो, वो रिटायर्ड हुआ तो सख्ती बढ़ गई। फैसलाबाद की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने अली अफजल शाही के वारंट जारी गिरफ्तारी कर दिए। अली अफजल शाही को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म दिया गया है। यह तब्दीली तब शुरू हुई जब लाहौर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस ने ओहदा संभाला। उन्होंने लाहौर से भी एक ऐसे जज का तबादला कर दिया था जो जनाह हाउस पर हमला केस में मुलजमान को थोक के हिसाब से ज़मानतें दे रहा था। ख़बर तो इससे भी आगे है। अब जो वज़ीर आला बन चुके हैं या फिर असम्बलियों में पहुंच चुके हैं वो भी नाअहल हो जाएंगे और इनको भी 9 मई की सज़ाओं से कोई नहीं बचा सकेगा। कल रात को एक प्रोग्राम में ज़ाहिर है स्पोक पर्सन बैठे हुए थे वाडा साहब, तो उनसे भी जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने भी यही कहा जी कि मतलब 9 मई वाले जो हैं वो तैयार हो जाएं, उनके ख़िलाफ़ सख्ती जो है वो बढ़ने वाली है। अच्छा, अब उनसे जब ये सवाल किया तो वज़ीर आला ने कहा जी वज़ीर आला क्या वज़ीर आज़म भी नहीं बचेगा। अगर वो 9 मई में शामिल है और 9 मई की वो उसमें आता है लिस्ट में और उसने 9 मई में उस पर मुकदमात हैं तो फिर वो किसी सूरत नहीं भागेगा। चाहे वो भागा हुआ है, चाहे उसको ज़मानतें मिली हुई हैं, चाहे उसके केस जो भी हैं, वो नहीं बचने वाला। तो चलो देखते हैं अब वो बचने वाला है कि नहीं बचने वाला। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ इतलात दोस्तों से मुराद आप लोग हमेशा किसी और को दोस्त समझते हैं, बट हमारे दोस्त जो हैं वो रावी हैं, हसन अयूब हैं, बहुत सारे दूसरे दोस्त हैं। वो दोस्त ये बताते हैं कि बचत नहीं होने वाली है। अच्छा जी, इधर शहबाज शरीफ की वफाकी कबीना ने हलफ उठाते ही काम शुरू कर दिया है। शहबाज शरीफ ने वफाकी कबीना का फौरी इजलास बुलाया, अहम अमूर पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने तेल और गैस की दरियाफ्त, रिफायरिंग और तकसीम में निजी शोबे, मकामी व बैरूनी सरमायाकारों को हर किस्म की सहूलत फ़राहम करने की हदायत कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने रमज़ान में सार्फिन को बिजली व गैस बिला तातल फ़राहमी यकीनी बनाने की हदायत की है। मेरे ख़्याल में ये बड़ा अहम है कि ये रमज़ान में जब अभी आप घर पे गए जी कि कुछ खाना पीना है या रमज़ान में
रोज़ा खोलने का टाइम है तो दिल करे उस वक्त गैस मौजूद ना हो, प्रेशर होगा उस वक्त, ज़ाहिर है पूरा पाकिस्तान उस वक्त अफ्तारी की तैयारी कर रहा होगा, और सुबह सहरी के वक्त अगर बिजली गैस के मसाइल होंगे तो लोगों को रोज़ा रखने के मसाइल होंगे। तो ये चीज़ें अब चलेंगी, तो इस पे अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो बड़ा सख्ती से नोटिस लें और मेक श्योर करें कि किसी भी तरह से इसको जो है ना इस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। रमज़ान शरीफ में एक तो बिल तो आने ही आने हैं, उस पर तो चलो हुकूमत कुछ मेहरबानी कर दे तो उनकी मेहरबानी है, लेकिन ये जो गैस और बिजली है, ख़ास तौर पे उन औकात में जब या तो रोज़ा रखना है या रोज़ा अफ्तार करना है, तो उस वक्त ज़रा थोड़ा सा ख्याल किया जाए ताकि आने वाले दिनों में ये तकलीफ़ जो है वो लोगों को ना उठानी पड़े। वज़ीर-ए-आज़म ने टाइट गैस और ज़ेरे समंदर तेल व कुदरती गैस के ज़खायर दरियाफ्त करने के लिए बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी के फ़रोग़ के हवाले से भी इक़दामात उठाने की हदायत की। ये बड़ी अच्छी बात है। देखें, होगी गैस, ना होने वाली कोई बात नहीं है। पहले 2-4 दफ़ा ट्राई कर चुके हैं। एक दफ़ा तो साबिक़ जो यूथियों के लीडर और महात्मा हैं वो तो हमें ये खुशखबरी सुना भी चुके थे कि गैस दरियाफ्त हो चुकी है। अगर वो लीक ना कर गई तो फिर पाकिस्तान के सारे कर्जे उतर जाएंगे, लेकिन बदकिस्मती से वो लीक कर गई और कर्जे बढ़ गए बजाय के कर्जे कम होने के। तो ये जो कुदरती ज़खायर है ना, अच्छा जब इस्लामाबाद में जाते हैं ना तो हम परेशान हो जाते हैं कि हमारे KPK में, स्वात या इस पूरे इलाके में जो मदनियात के बारे में हमें बताया जाता है, मैं हैरान परेशान रह जाता हूँ कि क्या इतने ज़खायर हैं हमारे पास। अरबों रुपए की वो जो है वहाँ से आप जो है ऐसे पत्थर, ऐसे नुआरदात जो है वो निकाल रहे हैं, ऐसी चीज़ें वहाँ से निकाल रहे हैं जो चाइना जा रही हैं, यूरोप जा रही हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आती उनका फ़ायदा क्यों नहीं इस मुल्क को हो रहा, कि अगर वो अरबों रुपए की वहाँ पे आ रही हैं, अरबों रुपए का हो रहा है। आपको याद है वो जो बलूचिस्तान वाला मामला था, रिकोडेक या आई डोंट नो क्या नाम था उसका, माइनस प्लस यही नाम था शायद उसका, जो इफ्तिखार चौधरी साहब ने वहाँ पर गंद किया था। अगर वो कंपनी अब तक काम कर रही होती तो सोचें पाकिस्तान कहाँ से कहाँ होता। लेकिन शायद एक बंदे के हाथ में सब जब इस किस्म के फैसले दे देना तो उस बंदे को ख़रीदना बड़ा आसान होता है। मैं माली तौर पर नहीं कह रहा, मैं किसी भी तौर से कह रहा हूँ कि अगर आपने फ़र्ज़ किया कि सारा कुछ अगर परवेज़ संधीले के हाथ में है और किसी जगह पर आपने परवेज़ संधीले को इस्तेमाल करना है तो कितना आसान होगा, क्योंकि वो अकेला फ़ैसला करने में, उसका बोर्ड है ही नहीं, या तो 15 बंदों का बोर्ड परवेज़ संधीले के साथ हो, तो जो भी फैसला करना है, जो भी 100 मोटर्स लेना है, जो भी कोई कुछ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है, तो 15 बंदों के बोर्ड में आ जाए, वहाँ पर वो बैठकर फैसला करें। तो चलो 4, 5, 7 वहाँ पे डिस्कस होगा, पाकिस्तान के हक़ में या मुखालिफ में क्या होगा। लेकिन यहाँ पर आदम ही निराला है। खैर, ये गैस और ये जो कुदरती ज़ेरे समंदर तेल, इसके लिए ये जो शहबाज साहब पॉलिसी बना रहे हैं, मेरा ख्याल में आने वाले वक्त में इससे फ़ायदा होगा। बताया गया कि शहबाज शरीफ आप दिन रात एक करके काम करेंगे, अवाम को रिलीफ फाहम करेंगे और मैशियत को 4 चांद लगाएंगे। और इसी तनाज़ुर में शहबाज शरीफ से आज सऊदी सफ़ीर ने भी मुलाकात की, सऊदी अरब के दौरे की दावत दी। मिडल ईस्ट और चाइना तो पाकिस्तान की मईशत पर मुकम्मल ताउन फ्राहम करने को तैयार बैठा है। पाकिस्तान को अब बस दिन रात एक करना है। करेंगे जी, हसन वाली कोई गल नहीं है। अच्छा चलें जी, इधर मैं आपको बताऊँ चाहूँगा कि असल सियासी वर्कर क्या होते हैं, जिनको देख कर हमें भी शौक़ होता है, जिनको देख कर हमें भी कुछ सीखने को मौका मिलता है। हमेशा के लिए उन्हीं को देख कर कुछ ना कुछ मिला है। इनकी सोच क्या होती है। बताया गया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा राना सनाउल्लाह साद रफ़ीक कोई हुकूमती ओहदा लेने को तैयार नहीं है। ज़राए का कहा है कि राना सनाउल्लाह ज़मनी इलेक्शन में भी हिस्सा नहीं लेना चाहते। उन्होंने पार्टी के कायद नवाज शरीफ को भी आगाह कर दिया। ये मीडिया की रिपोर्ट्स हैं, ऐसा ही है। राना सनाउल्लाह कई बार इंटरव्यू में कह चुके हैं कि मैं ज़मनी इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता, शिकस्त को तस्लीम करता हूँ। राना साहब और साद रफ़ीक चाहें तो कहीं से भी कोई भी ज़मनी इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन वो नज़रिए पर चलने वाले लोग हैं और ऐसा होता है। ये राना सनाउल्लाह साहब वाली बात भी ठीक है, और साद भाई को तो हम जानते हैं। मेरी उनसे इस बारे में कोई डायरेक्ट बात नहीं हुई, हालांकि मेरी उनसे आज भी 2-3 दफ़ा फ़ोन पे बात हुई है। मैं ये उनसे एक दफ़ा ज़रूर पॉइंट लूँगा। अब उनके अखबारी रिपोर्टों के हवाले से तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैं उनसे इस पे उनका कमेंट भी लूँगा कि इसके बारे में आपका क्या। लेकिन ये भी सुनने में आया कि वो पिछला इलेक्शन भी नहीं लड़ना चाहते थे। वो इस सियासत को, जिस सियासत में हम मौजूदा दौर में घूम रहे हैं, वो इसको कोई ऐसा इस नज़र से नहीं देखते जिस नज़र से एक सियासी वर्कर सियासत को देखता है। लेकिन पार्टी का प्रेशर और अपने भाई की वजह से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, और कुछ उनका हल्का भी गड़बड़ था, बहुत सारे चीज़ें थी। लेकिन साद रफ़ीक साहब जो हैं
मैं बग़ैर उनसे बात किए समझता हूँ कि मेरा नहीं ख्याल कि वो इस किस्म का कोई ओहदा भी लें और दूसरा वो ये कोई ज़िमनी इलेक्शन लड़े। लेकिन अगर पार्टी मजबूर करे तो हमें नहीं पता दोनों के बारे में, लेकिन उनके बारे में जो जितना हम जानते हैं ये ख़बरें मीडिया की किसी हद तक ठीक हैं कि शायद वो अगले किसी सियासी सेटअप का हिस्सा ना बने अनलेस के जब अगले इंतखाबात 5 साल के बाद हो। दोस्तों, आपने भी तरावियाँ पढ़नी है, अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए, मेरे लिए, सब के लिए दुआएं करें, पाकिस्तान के लिए दुआएं करें। अल्लाह ताला की ज़ात हमारे मुल्क पर रहम करे और आप पर आपके बच्चों का साया कायम रखे। वी लोग जो है वो शेयर करना व्हाट्सएप ग्रुपों में मत भूलें। और उसके अलावा जो आप जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें और इंशाल्लाह आप लोगों से फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।